WHO की गाइडलाइंस ये कहती है कि किसी पेशेंट का कोरोना पॉजिटिव आ गया मरने से पहले, तो उसको चाहे वो हार्ट अटैक से मरा, चाहे टीबी से मरा, चाहे हेपेटाइटिस से मरा, चाहे डेंगू से मरा, चाहे मलेरिया से मरा, चाहे किसी कैंसर से मरा, चाहे डायबिटीज से मरा, उसको कॉज ऑफ डेथ कोरोना ही लिखना है। युवा थे, 18 से 35 वर्ष के बीच की आयु के थे और अचानक से उनकी डेथ हो गई। तो पोस्टमार्टम किया गया, ऑटोप्सी की गई। ऑटोप्सी की रिपोर्ट में पता चला कि उसमें से 54.6% उनकी जो कॉज ऑफ डेथ था वो इन्फेक्शन था। मीडिया जो है एक ऐसा संगठन बन चुका है जिसका अधिकार के नाम पर सब कुछ है, दायित्व के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर तरुण कोठारी जी से, जो कि MBBS MD हैं। डॉक्टर कोठारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कोठारी, आजकल मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन क्या इसके पीछे वजह है? क्या कोरोना वजह है या कुछ और है, या फिर हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है? क्योंकि अचानक मृत्यु हो जाती है, पता नहीं चल पाता है कि किस वजह से मृत्यु हुई है। ये जो अचानक मृत्यु की बातें आ रही है, बताया जाता है कि अचानक से एक आदमी मर गया है और उसको कोरोना से लिंक बताया जाता है। वास्तविक स्थिति ऐसी नहीं है। अचानक मृत्यु पहले भी होती आई है, अभी भी होगी, आगे भी होती रहेगी। हम लोगों को जानकारी नहीं थी क्योंकि मीडिया हमको बताता नहीं था कि इस प्रकार से अचानक लोग मर रहे हैं। अब देखिए, एक वेबसाइट है जर्नल ऑफ द इमरजेंसी मेडिसिन, उसमें एक डॉक्टर के लिए ये कहा गया है कि अगर कोई डॉक्टर किसी ऐसे मरीज के घर पहुंचता है जो पल्सलेस है, रेस्पिरेशन नहीं आ रही है, कोलैप्स हो गया है, उसकी वाइफ CPR लगा रही है, ऐसी स्थिति में उसके दिमाग में कौन से कारण आने चाहिए, मृत्यु होने वाली है या मृत्यु होगी, तो कौन से संभावित कारण उसके दिमाग में आने चाहिए। तो पहली जो बात है वो एरिथमिया मतलब होता है दिल की धड़कन का अनियमित होना। किसी भी कारण से किसी स्वस्थ व्यक्ति की, युवा व्यक्ति की दिल की धड़कन अचानक से अनियमित हो सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट होता है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, या मान लीजिए किसी और वजह से ब्लड का pH ही बदल गया तो व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो सकती है। जो दूसरा जो कारण जो डॉक्टर को ध्यान रखना होता है कि एक्यूट एमआई मायोकार्डियल इंफार्क्शन अर्थात हृदयघात अर्थात हार्ट अटैक से लोग पड़ते हैं, इसकी जानकारी सबको है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है इंट्राक्रेनियल इमरजेंसी, यानी कि मस्तिष्क से संबंधित बीमारी, खासतौर से स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन इंफार्क्शन, इनसे कोई व्यक्ति अचानक कुछ ही मिनट के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। चौथा जो कारण बताया गया है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जो हमारे दिल से रक्त जाता है फेफड़ों के अंदर शुद्ध होने के लिए, उस दौरान कोई एम्बोलिज्म आ जाए, कोई फैट एम्बोलिज्म, एम्बोलिज्म या कोई किसी और प्रकार का एम्बोलिज्म आकर के लंग्स को डैमेज कर ले, तो लंग्स का वो पार्ट इन्फेक्शन हो जाता है, और अगर एम्बोलिज्म बड़ा होता है तो बड़ा इन्फेक्शन भी हो सकता है। उस परिस्थिति में अचानक से सांस नहीं ले पाता व्यक्ति और उसकी मृत्यु हो जाती है। एक कारण है एरोटिक एन्यूरिज्म, जो बड़ी एक नली होती है रक्तवाहिका बिल्कुल बीच में होती है, वो एक जगह से डायलेट हो जाती है, बड़ी हो जाती है, व्यक्ति को पता नहीं होता है, उसकी लाइफ नॉर्मल चलती रहती है, परंतु अचानक से वो रप्चर हो जाती है, अचानक से वो नली फट जाती है, तो उससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। छठा कारण जो डॉक्टर को ध्यान रखना है वो शोक, यानी कि किसी की घर में किसी की डेथ हो गई है, किसी के माता की, पिता की, भाई बहन की, या व्यापार में नुकसान हो गया है, या कोई और बात हो चुकी है, शौक लग गया है, उसकी वजह से भी उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है अचानक मृत्यु होने के। 5-6 मुख्य कारण मैंने आपको बताए हैं अभी। क्या इस पर भारत में पहले भी कोई स्टडी आ चुकी है? भारत में एक स्टडी है, इंडियन जर्नल ऑफ पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इसकी वेबसाइट पे आपके दर्शक भी चेक कर सकते हैं, IJPMonline.com। इस पे 7 मार्च 2011 का एक आर्टिकल है, उसमें 18 से लेकर के 35 वर्ष की आयु के बीच के लोगों का स्टडी किया गया जिनकी अचानक मृत्यु हो गई। ऐसे 6453 लोगों पर स्टडी किया गया। युवा थे, 18 से 35 वर्ष के बीच की आयु के थे, और अचानक से उनकी डेथ हो गई। तो पोस्टमार्टम किया गया, ऑटोप्सी की गई। ऑटोप्सी की रिपोर्ट में पता चला कि उसमें से
54.6%, 54%, लगभग 55% लगभग उनकी जो कॉज ऑफ डेथ था वो इन्फेक्शन था। अब इन्फेक्शन के अंदर फ्लू भी हो सकता है और फ्लू के साथ में दूसरे वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, टीबी हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, मलेरिया, टाइफाइड, कुछ भी, मतलब किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बॉडी के अंदर है। 54%, 54.6%, 54-55% के आसपास इन्फेक्शन से मौतें हुई थी। सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज से मौतें हुई थी 9.37%, जिसका मतलब होता है कि ब्रेन में इन्फेक्शन होना, ब्रेन में हेमरेज होना, मस्तिष्क के अंदर रक्त का इकट्ठा होना। और एक जो कारण आया वो इस्केमिक कार्डियक डिजीज 6.25%, यानी कि दिल संबंधित बीमारी। तो इन सब लोगों को पहले पता नहीं था और ये अचानक से मृत्यु हो गई है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की घटनाएं होती है। जो लोग इस तरीके से मरे हैं, क्या उनका कोरोना से कोई संबंध होता है? देखिए, ये जो अचानक से लोग मरते हैं, आखिर इनकी कितनी संख्या है, कितने लोग मरते हैं जी, इस पे हम ध्यान देते हैं। तो अमेरिका में इस चीज को लेकर के एक आंकड़ा सामने आया था, 3,25,000 प्रतिवर्ष। अमेरिका में प्रतिवर्ष 3,25,000 युवा उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है। पहले उनको कोई बीमारी नहीं होती है, एकदम से वो उनकी डेथ हो जाती है। तो भारत के अंदर ये आंकड़ा अगर हम देखें तो भारत जनसंख्या कम से कम 4 गुना है, तो ये 13 लाख के आसपास आता है। यानी कि भारत के अंदर 13 लाख युवा प्रतिवर्ष अचानक मृत्यु होती है, ऐसा एक मोटा मोटा आइडिया। तो ऐसी स्थिति में जब हमारे देश में 13 लाख युवा प्रतिवर्ष अचानक मृत्यु होती है, तो उसको किसी एक बीमारी से संबंधित नहीं किया जा सकता है। अब मान लीजिए किसी का कोरोना टेस्ट कर दिया, जो मरने वाले हैं, मरने से पहले टेस्ट कर दिया और पॉजिटिव आ गया, तो आपने बोल दिया कि कोरोना से उसकी मृत्यु हुई, जबकि वास्तविक कारण कुछ और है, कुछ और भी होते हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। क्या उन लोगों का कोरोना से कोई संबंध होता है या नहीं होता है? इस चीज को लेकर के जब इटली में स्टडी की गई थी, इटली में जो लोग कोरोना से मरे उनका बाद में एनालिसिस किया गया था, तो 50% को 3 बीमारी और थी, 25% को 2 बीमारी और थी और 24% को 1 बीमारी और थी। ये एक साधारण परिस्थिति की बात कर रहा हूँ। यानी कि जो कोरोना की जो वास्तविक मृत्यु दर, यानी कि जो बड़े आयु के जो लोग हैं, वहां भी 0.1% निकल के सामने आए। तो जो युवा लोग हैं, वहां पर इसका संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं? उसका अचानक मृत्यु होने का कारण तो कुछ और है, जो मैंने अभी आपको लिस्ट की है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कारण कोरोना है, कि कोरोना से कोई अचानक मृत्यु हो जाए उसकी, ये संभावना कम है। आप कोरोना को ओवरऑल किस तरीके से देखते हैं? कोरोना एक सामान्य फ्लू वायरस की तरह है, परंतु ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल गेम चल रहा है, बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है। इस षड्यंत्र के माध्यम से एक नया वैश्विक कानून, एक नई वैश्विक व्यवस्था जन्म लेने वाली है। उस व्यवस्था के अंदर छोटे मोटे देश, जो विकासशील देश है या अर्धविकसित देश है, उनको पूरी तरह से गुलाम बना करके रखना का एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। इसी को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, नई वैश्विक व्यवस्था, जिसके अंदर पूरी विश्व की आबादी को कम करके 50 करोड़ तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर विश्व की आबादी को वो कम करना चाहते हैं, तो कौन से देश की आबादी कम करेंगे? अफ्रीका की कम करेंगे, भारत की कम करेंगे, या अमेरिका की कम करेंगे? जब किसी की डेथ होती है तो उसके कोरोना का रीजन दिया जाता है उसके पीछे, तो डॉक्टर्स ऐसा क्यों करते हैं? और जब डॉक्टर से पूछा जाता है कि क्या वाकई कोरोना था, तो बोलते हैं हमें सरकारी आदेश था कि इसके पीछे कोरोना लिख दीजिए, तो हमने कोरोना लिख दिया। ये कहाँ तक सही है? ये बात बिल्कुल सही है कि WHO की गाइडलाइंस है। WHO की गाइडलाइंस ये कहती है कि किसी पेशेंट का कोरोना पॉजिटिव आ गया मरने से पहले, तो उसको चाहे वो हार्ट अटैक से मरा, चाहे टीबी से मरा, चाहे हेपेटाइटिस से मरा, चाहे डेंगू से मरा, चाहे मलेरिया से मरा, चाहे किसी कैंसर से मरा, चाहे डायबिटीज से मरा, उसको कॉज ऑफ डेथ कोरोना ही लिखना है। ये WHO की गाइडलाइंस है, नंबर 1। नंबर 2, यदि कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया लेकिन डॉक्टर को सिम्टम्स कोरोना जैसे दिखे, चाहे अंडरलाइन कॉज कुछ भी हो, सिम्टम्स उसको डॉक्टर्स को कोरोना जैसे दिखे और टेस्ट नेगेटिव आया, तब भी उसको कॉज ऑफ डेथ कोरोना ही लिखना है। तो ये WHO गाइडलाइंस है। ये गाइडलाइंस हम लोग को मिसगाइड करने के लिए है, ताकि कोरोना डेथ फिगर्स को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा सके, ताकि आम जनता को डर और भय का माहौल पैदा किया जा सके। तो डॉक्टर इसको मना क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि हम कोरोना नहीं लिखेंगे, जो असली कारण है हम वही लिखेंगे? डॉक्टर्स रूल से बंधे हुए हैं। अगर सरकार ने कोई रूल बनाया है या सरकार ने कोई नियम पारित किया है, तो उस रूल के अगेंस्ट में जाकर के कितने डॉक्टर्स काम कर सकते हैं, ये कहना बड़ा संभव नहीं है।
मुश्किल से कोई एक डॉक्टर दो डॉक्टर से मिल सकता है जो सच्चाई को सामने रखेगा। अदरवाइज उस रूल के खिलाफ जाके काम करना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर्स को? डॉक्टर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एनालिसिस करे कि जो कोरोना के पेशेंट जो वास्तविक जो बताए जाते हैं उनकी डेथ रेट वास्तव में कितनी कम है। पेशेंट जो आपको कोरोना पॉजिटिव आ रहा है और जिसकी मृत्यु हुई है उसके साथ में को एग्जिस्टिंग कंडीशंस क्या क्या थी, कोमॉर्बिडिटी क्या क्या थी, उसके साथ में पहले कोई बीमारी थी या नहीं थी। अगर वो खुद ही एनालिसिस करते हैं कि भाई इसमें तो बहुत सारी बीमारी पहले थी इसलिए इसकी मृत्यु हुई है, तो कम से कम अगर वो सरकार के आदेश को मानते हुए जनता को जागरूक कर सकते हैं कि इस बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है और अपना खान पान ठीक रखे, अपना पर्सनल हाइजीन ठीक रखे और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करें। इसके लिए विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी, ये तीन जो विटामिन होते हैं ये बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। अगर छोटा मोटा इन्फेक्शन कुछ आया भी है तो वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स को ये बात जनता को बतानी चाहिए। मीडिया का कितना रोल मानते हैं आप इसमें? मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मीडिया सिर्फ भारत का ही नहीं, जो बड़ा मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया करप्ट है ऐसी बात नहीं है। अमेरिका का मीडिया भी करप्ट है। वहां के लोग, अमेरिका के लोग अमेरिका की मीडिया के खिलाफ उठकर खड़े हो गए। बताओ क्या चाहते कि आप क्यों बार बार एक ही बात कह रहे हैं। तो पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की छवि तो खराब हो चुकी है। मीडिया को आजकल अलग अलग शब्दों से बुलाया जाता है, कोई प्रेस तो कहता नहीं है। तो मीडिया जो है एक ऐसा संगठन बन चुका है जिसका अधिकार के नाम पर सब कुछ है, दायित्व के नाम पर उसके पास कुछ भी नहीं है। अगर वो झूठ बोलता है, कोई भी मीडिया वाला झूठ बोलता है, तो उसकी सजा क्या होगी यह कोई मीडिया वाला सुनने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। जबकि होना यह भी चाहिए कि अगर कोई मीडिया वाला झूठ बोलता है, झूठ बोल करके माहौल फैलाता है और मालूम चलता है कि झूठ बोला है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। डॉक्टर्स भी तो ऐसा ही कर रहे हैं, फिर वो भी तो झूठ लिख रहे हैं। तो वहां भी कार्रवाई करो। मैं कार्रवाई करने की मना नहीं कर रहा हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई मत करो। जो झूठ लिख रहा है वो कार्रवाई करो। कोई और झूठ बोल रहा है इसलिए मैं झूठ बोलूंगा, मेरा भी अधिकार है, ये संभव नहीं। जो WHO गाइडलाइंस दे रहा है क्या उसको फॉलो करना चाहिए? WHO की गाइडलाइंस एक प्रकार की गाइडलाइंस है, लेकिन भारत सरकार कुछ खास तौर से WHO की विशेष बात मानती है, जबकि मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसके पीछे कोई व्यक्तिगत स्वार्थ भी हो सकता है। अभी आपने देखा किस प्रकार से भारत सरकार के एक मंत्री को WHO में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो कई बार व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भी किसी संस्था से जुड़ता है, उसकी बात को मानता है। तो ऐसा जहां देश का मामला है, कोई एक छोटी मोटी चीज नहीं है, देश को लॉकडाउन करने का मामला है, वहां पर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ और निहित स्वार्थ के लिए किसी वैश्विक संस्था को पूरा फॉलो करे और अपने देश को बर्बाद करते, ये तो ठीक नहीं हुआ देश के साथ। डॉक्टर तरुण, आजकल ये बोला जा रहा है कि मास्क लगाना बेमानी हो गया है, उससे ऑक्सीजन नहीं जाती है, यहाँ इसमें कितनी सच्चाई है? मास्क लगाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मास्क आपको नहीं बचा सकता, ये बात तो मैं फरवरी और मार्च के महीने से समझा रहा हूँ लोगों को। मास्क की पोर साइज जो होती है वो 500 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का भी 350 से ऊपर होता है। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस की साइज 100 नैनोमीटर होती है। वो आपको मास्क किसी भी कीमत पे आपके कोरोना वायरस को फिल्टर नहीं कर सकता। हाँ, नुकसान ये हो सकता है कि आपको श्वास लेने में तकलीफ आएगी, आपको जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी ऑक्सीजन आप ले नहीं पाएंगे, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड आप निकालना चाहते हो उतनी निकाल नहीं पाएंगे, उससे आपको समस्याएं बढ़ सकती है। कोई दमा का पेशेंट है तो उसके लिए बढ़ सकती है। कोई किसी को रेस्पिरेशन संबंधित कोई बीमारी पहले से ही है, अस्थमा है, COPD है, कंसोलिडेशन है, कोलैप्स है, तो उसकी वजह से उसको और समस्या बढ़ सकती है। क्योंकि मास्क से बचाव संभव नहीं है, इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि वो मास्क नहीं पहने, परंतु सरकार का नियम है कि मास्क पहनना है। समस्या ये भी है, तो ऐसी स्थिति में कोई बीच का रास्ता निकाले। बाकी मास्क पहनना आवश्यक नहीं है, इससे कोरोना से बचाव नहीं हो सकता। डॉक्टर तरुण, ये भी कहा जाता है कि आप सैनिटाइजर यूज करें, आप ये भी कहा जाता है कि आप जो है साबुन से हाथ धोएं। एक तरफ तो कहा जाता है कि कोरोना की कोई दवाई नहीं निकली, और दूसरी तरफ एक साबुन से हाथ आप धोते हैं 20 सेकंड तक तो आपके जो है हाथ से कोरोना चला जाता है। ये बात समझ नहीं आई कुछ। आपके हाथों पे मान लीजिए कुछ गंदगी है तो हम हाथ को धोते हैं ना, हाथ धोने से गंदगी साफ हो जाती है। ये सैनिटाइजर लगाने से कोरोना मर जाता है या इनएक्टिव हो जाता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
उससे उसको कोई समझ नहीं है। साबुन से हाथ, जिस प्रकार से हम नॉर्मल एक हाइजीन है हमारा घर परिवार में, हम नॉर्मल साबुन से हाथ धोते हैं, उसी प्रकार से साबुन से हाथ धोना है। उसके लिए कोई अतिरिक्त सावधानी की आवश्यकता नहीं है। और खास तौर से सैनिटाइजर्स तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। उसके अंदर अल्कोहल होता है और अल्कोहल हमारे शरीर की इम्यूनिटी को और कमजोर करता है। जो लोग सैनिटाइजर से हाथ धो रहे हैं उनको कोरोना होने के चांस ज्यादा है, और जो नहीं धो रहे हैं उनको होने के चांस कम है। आप जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? आपके दर्शक बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोरोना नाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन से तमाम डर को निकाल दे, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते रहें, थोड़ा योग प्राणायाम करते रहें। इसके अलावा मानसिक तौर से जहां तक संभव हो सके खुद को संभल रखें, और मीडिया पे, टीवी पे ज्यादा कोरोना 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 को नहीं देखें। जहां से पॉजिटिव न्यूज आ रही है उसको देखें, नेगेटिव न्यूज को नहीं देखें। डॉक्टर तरुण, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।